देखता हूँ आसमान की तरफ टकटकी लगाए, ढूंढता हूँ एक बादल का टुकड़ा जो उड़ता हुआ आए मेरे देश से और उमड़ घुमड़ कर बस यूं कह जाए कि बस अब चल, तुझे तेरा घर बुलाता है। ये वो एहसास है जो पिछले 26 सालों से दिल में एक दर्द की तरह दबाकर कश्मीरी पंडित हर रोज जीता है, हर रोज मरता है। 26 साल पहले जिस मजबूरी के तहत कश्मीरी पंडितों को अपनी वादी छोड़कर इधर उधर भागना पड़ा, जिस अत्याचार से गुजरना पड़ा, जिस तरीके से हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, जबरन इस्लाम कबूल कराने के लिए दबाव दिया गया, वो एक ऐसा दर्द था जो आज भी नासूर बनकर इनके जहन में है। आज भी उम्मीद की एक अलग है, उम्मीद है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन फिर भी हमें हमारा देश जरूर वापस बुलाएगा, हमारे देश वापसी के लिए जरूर कुछ कदम उठाए जाएंगे। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि 26 साल बीत जाने के बावजूद भी राजनीति खूब हुई, आज भी हो रही है। क्या सिर्फ यूं ही राजनीति होती रहेगी या इन कश्मीरी पंडितों को उनका अस्तित्व, उनका वही खोया हुआ घर मिलेगा? हम देश में तमाम तरीके से इंटॉलरेंस और असहिष्णुता पर खूब सारे हो हल्ले को देखते हैं, लेकिन सहनशीलता की तो सबसे बड़ी मूरत है ये कश्मीरी पंडित जो पिछले 26 सालों से अपने दर्द को दिल में दबाए हुए हैं। आज कुछ खास मेहमान वही कश्मीरी पंडित हमारे साथ मौजूद हैं, वही कश्मीरी हिंदू हमारे साथ मौजूद हैं जिनके हिस्से को, जिनके शरीर के हिस्से को उनसे अलग कर दिया गया है। उनके दर्द को समझेंगे, उनके दर्द को साझा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इनकी आस उन लोगों तक पहुंचेगी जो घर का मतलब समझते हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरीके से 26 सालों से ये कश्मीरी हिंदू अपने घर से दूर हैं, अपने दर्द को सिर्फ दिल में दबाए हुए हैं। भारत में जिसे जन्नत कहा जाता है वो कश्मीर भारत की आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की धूर्तता का गढ़ बना रहा है। जवाहरलाल नेहरू की एक गलती का फायदा उठाकर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को अपनी जागीर समझता रहा है। कश्मीर को कब्जाने के लिए 1947 से ही वो इस प्रयास में रहा कि कैसे कश्मीर को मुस्लिम बहुल राज्य किया जाए। इसी क्रम में वहां आतंक के बल पर कश्मीर की हिंदू आबादी को बाहर खदेड़ दिया गया। आज लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित अपने घरों से बेदखल हैं। ये विस्थापित कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में स्वयं को शरणार्थी कहना ज्यादा सही समझते हैं, भारत भर में ही नहीं विदेशों में भी फैले हुए हैं। इनकी आंखों में पिछले 27 सालों से अपनी धरती से उजड़ने का गम आंसू बनकर लगातार गिर रहा है। दर बदर करने वाले आतंकियों के खिलाफ इनके मन में बेहद रोष है। इन पर कैसे कैसे जुल्म ढाए गए हैं उसकी तस्वीर आज भी इन्हें रातों में सोने नहीं देती। कैसे इनके घरों को जलाया गया, कैसे इन्हें रोज हथियारों का खौफ दिखाकर घाटी छोड़ देने की धमकी दी गई। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि आतंकवादियों ने वादी में जिहाद के नाम पर पाक की कश्मीर कब्जाने की अपनी मंशा को सिरे चढ़ाने के लिए उन्हें जबरदस्ती कश्मीर से निकाला। भारत में जहां भगवान श्री राम को भी 14 साल के वनवास के बाद घर वापसी का सौभाग्य प्राप्त हो गया था, उसी देश में कश्मीरी पंडितों को अपने घर कश्मीर को छोड़े हुए 27 साल बीत गए हैं, लेकिन घर वापसी की राहें अभी भी अंधकारमय हैं। लगभग 7 लाख से भी ज्यादा कश्मीरी परिवार भारत के विभिन्न हिस्सों और रिफ्यूजी कैंपों में शरणार्थियों की तरह जीवन बिताने पर मजबूर हैं। कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से एक व्यापक साजिश के तहत कश्मीर छोड़ने पर विवश होना पड़ा था, वो जग जाहिर है। आतंकी इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि जब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर में हैं, तब तक वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इन्हें निशाना बनाया गया। 90 के दशक में आईएसआई ने एक व्यापक साजिश के तहत कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकालने का षड्यंत्र रचा। उनका मानना था कि अगर एक बार कश्मीर से पंडित बाहर निकल गए तो फिर कश्मीर पर कब्जा आसान हो जाएगा। कश्मीर में एक वो दौर भी था जब कश्मीरी पंडित घाटी में भारतीय पक्ष के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते थे।
शेख अब्दुल्ला ने अपनी आत्मकथा आतिश चिनार में इन्हें दिल्ली के 5वें स्तंभकार और जासूस कहकर संबोधित किया था। पंडित समुदाय के प्रमुख सदस्यों का विशेष तौर पर नरसंहार किया गया। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए कश्मीरी पंडितों को अपनी जन्मभूमि को छोड़कर शरणार्थियों की तरह जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज सुदर्शन न्यूज ये सच एक बार फिर से दोहराता है कि कश्मीर की धरती पर जितना हक मुसलमान आबादी का है, उतना ही हक इन कश्मीरी पंडितों का भी है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का जो सपना सरदार पटेल ने देखा था, उसमें तब तक कमी रहेगी जब तक पीओके समेत पूरा कश्मीर भारत के दूसरे राज्यों जैसा स्वतंत्र नहीं होगा। जब तक कश्मीरी पंडितों को दोबारा उनकी जन्मभूमि पर रहने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक भारत मां की तस्वीर अधूरी ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। 11 जून 1999 को राष्ट्रीय मानवाधिकार ने सीधे तौर पर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसे जीनोसाइड की श्रेणी में रखा। बावजूद इसके आज तक ना तो इस अपराध में कोई दोषी करार हुआ है, ना ही किसी तरह की सजा दी गई है। आज हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं जो वाकई ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ क्या था और आज उनकी हालत क्या है, और ऐसे हालात में अगर वो वापस लौटते हैं तो किस स्थिति की वो उम्मीद रखते हैं। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है, मैं स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तमिल कश्मीर के संस्थापक डॉक्टर अग्निशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ कश्मीर समिति के दिल्ली अध्यक्ष विजय रैना जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत। पनून कश्मीर की प्रवक्ता कमल हाक साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत कर रही हूं पनून कश्मीर राजेश कौल जी का, बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अग्निशेखर जी से शुरुआत करना चाहूंगी। शेखर साहब, जब भी हम इस दर्द को बयां करने की बात करते हैं, मुझे पता है कि पीड़ा को शब्द नहीं दिए जा सकते, फिर भी अगर 26 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आपसे समझना चाहूं तो आप कैसे समझाएंगे? सबसे पहले मैं आपकी चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने एक साहस किया इस दर्द को सामने लाने का। इस तरह 26 वर्षों में हमने किसी भी मीडिया चैनल को इतना साहस करते नहीं थे, इसलिए आपको कश्मीरी पंडितों की ओर से, सब विस्थापितों की ओर से आपका हार्दिक आभार। आपने धर्म की बात कही, अभी तक पूरे भारतवर्ष में वो भाषा नहीं है, चाहे वो राजनीतिक भाषा हो, वो शब्दावली नहीं है जिसमें इस दर्द को बयां किया जा सकता है। जानना ये है, ये 26 साल पूरे होने की एक सालगिरह है उस दुख की, उस अपमान की, जब आप अपने ही देश में अपने ही देशभक्त होने के लिए अपमानित किए जाए, आपको बेदखल किया जाए, आपको इस बात की सजा दी जाए कि आप हिंदुस्तान के हो, आप हिंदुस्तानी हो, आपके पीछे इतिहास है हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन का, आपके पीछे निरंतरता है, आप देशद्रोह में शामिल नहीं होते हो, आप पाकिस्तान बनाने की साजिश वालों का साथ नहीं देते हो, आप इस देश को तोड़ने वालों के साथ नहीं देते हो, इसलिए आपको आपके जन्मभूमि से बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो वो दर्द होता है, और फिर उस दर्द का एक आप पहलू ये देखिए कि आपने सुना है कि आप शरणार्थी होते हैं, आप दूसरे देश से आकर किसी तीसरे देश में आकर या दूसरे देश में आकर शरणार्थी होते हैं। ये बड़ी सच्चाई है, और ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि आपको झूठ लग सकती है कि आप अपने ही देश में शरणार्थी हैं, और किस हिसाब से, किस तर्क से आप शरणार्थी हो सकते हैं अपने ही देश में। और ये जो शरणार्थी किए गए हैं, आप मुझे बताइए कि ये देशवासियों को आपके चैनल से मैं बताना चाहूंगा कि क्या देशवासी इस बात को फिर से समझने की जरूरत नहीं समझते थे, ऐसा हुआ क्यों? जो मूल मुद्दा है जी, मूल मुद्दा है कि कश्मीर में ये जो निकाल बाहर किया गया देशभक्तों को, देशभक्त समाज को, हिंदू समाज को, कश्मीरी पंडितों को, क्यों जी? क्यों का जवाब ये है कि कश्मीरी पंडितों के बजाय बदले उनके बहाने कश्मीर से भारत को बाहर किया गया। बिल्कुल। और भारत को वापस लाने का जो दायित्व है वो पूरे भारत का है, न केवल मेरा है, आगे हूँ, बिल्कुल आपका है, सबका है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि जब शरीर के एक
का एक हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, आप उसे अलग करने की बात करते हैं, तो ये कैसे स्वीकार होगा? मैं राणा साहब के पास आऊंगी। राणा साहब, जैसे 1990 से लेकर अब तक हम जो स्थिति देख रहे हैं, आप लोगों के वहां नहीं रहने से, कश्मीरी हिंदुओं के वहां नहीं रहने से पूरी तरीके से सांस्कृतिक ताना बाना बिखर सा गया है। बावजूद इसके हमारी सरकारों को ये समझ में क्यों नहीं आता? वजह क्या आप मानते हैं? मैं समझता हूँ जो आज भारत में जो पिछले 26 साल में जो सरकारें आई है, इनको इनके दिमाग और इनके नस में अभी तक ये आया नहीं है कि कश्मीरी पंडित को किस बात पे निकाला गया वहाँ पे। मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश के नागरिक है, इस समय हिंदुस्तान के लोगों को इस समय जागरूक होने की बहुत जरूरत है। और जिस पीड़ा में हमें वहाँ से निकाला गया था, वो मैं समझता हूँ कि हम ही बता पाएंगे कि क्यों हुआ है। आज 26 साल के पूरे हो चुके हैं और हमें 27वां साल लग गया है। 27 साल के बाद भी हमारी भारत सरकार को ये नहीं समझ आ रहा है कि हम आखिरकार कश्मीरी पंडित को क्यों निकाला गया। हमें इसीलिए निकाला गया था कि हम भारत के वासी थे, हम देशभक्त थे। हम जैसे डॉक्टर अग्निशेखर साहब ने अभी अच्छी तरह से खुद भी बताया कि हमें इसलिए निकाला गया कि आप पाकिस्तान में विलय भी नहीं चाहते थे। बिल्कुल। तो मैं यही समझता हूँ, हम सब जितने भी भारत के निवासी हैं, सबको इस समय जागरूक होने की जरूरत है कि कश्मीर जो इस समय, मैं समझता हूँ कि जो आज की कंडीशन है वहाँ पे, वो 90 से भी ज्यादा बदतर है। जिस समय हमें वहां से निकाला गया था, उखाड़ दिया गया था, अपने ही कंट्री या स्टेट से निकाला गया और अपने ही देश में हम इस समय शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। और जो हमारी इस समय, अगर आज की डेट में कंटेंट भी देखोगे, आज की डेट में अगर आप देखोगे, मुझे एक कमरे में, छोटे छोटे 2 कमरों में, एक कमरे में इस समय रह रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक भी सरकार को ये बात हमारी समझ में आई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार नहीं समझ पा रही है, कमल साहब आपसे समझूंगी, अगर सरकारें नहीं समझ पा रही हैं, तो हर बार जब इलेक्शन होते हैं तो फिर कश्मीरी हिंदुओं या कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को एजेंडे में शामिल करके क्या सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जाती है? आपको ये लगता है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लूँ। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा तो शायद इस सरकार के एजेंडा में पहली बार आया था। उससे पहले तो कश्मीरी पंडितों के नाम मात्र एक लिप सर्विस शायद दी गई हो, लेकिन एक एजेंडा के रूप में शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं है। वो समझ सकते हैं क्योंकि जो देश की एक अपीजमेंट का पॉलिसी रहा है 1990 से, आज़ादी के बाद, तो शायद उसमें कश्मीरी पंडित कहीं पे फिट इन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक चैलेंज उस धारणा को देते हैं हम। तो फर्स्ट टाइम जब ये सरकार बनी, लोकसभा के इलेक्शन हुए, कश्मीरी पंडितों का जिक्र आया। शायद हमें लगा कि एजेंडा में है तो कुछ इस पे चर्चाएं हुए, इस पे कुछ डिस्कशन हुए और हमें आशाएं बंधी, काफ़ी आशाएं बंधी हमें कि शायद एक सरकार जो कि हमारे दर्द को समझती है। लेकिन अब साल से भी ऊपर हुआ, 1.5 साल 2 साल अब होने को आए सरकार को, लेकिन हम अब समझते हैं कि वो तो अब खोखला ही था। कश्मीरी पंडितों पे तो खाली एक चर्चा में एक वोट शायद हासिल करने के और कश्मीरी पंडितों की शायद एक सहानुभूति हासिल करने के लिए हमारी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद में तो बोली गए। और आज वास्तविकता में एक सच ये भी है कि जो सरकार देश में है वही सरकार साझा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बाद में भी हमारी आशाएं जो थी उनके विपरीत हमें लग रहा है कि शायद इतना दूर हम अपने घरों से कभी नहीं थे जितना हम आज हैं। तो आज इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो उनके साथ में सरकार जो थी, खैर अभी तो शायद नई सरकार बनने वाली, और जो कि आज के रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि शायद दोबारा से ये कोalition आ रही है, तो उनका तो हमारा हिस्ट्री पता, वो सॉफ्ट साइड ऑफ सेपरेटिस्ट हैं। तो वो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट जिनका कि प्लैंक ऑटोनॉमी है, ओपन बॉर्डर विद पाकिस्तान है, पोरस बॉर्डर है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे आप लोग वहां पे लैंड सिचुएशन में हमें लगता है कि हम तो दूर ही जा रहे हैं, हमें धकेले दिए जा रहे हैं वहां से। आपसे मैं समझती हूँ क्योंकि ये सीधे तौर पर जिस माहौल की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि कमल साहब ने भी कहा कि एक उम्मीद, एक आस बनी थी, लेकिन स्थिति वैसी लग नहीं रही है। आपको लगता है कि अगर आज की डेट में, जैसे हमने पिछले 25 सालों में देखा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिर्फ एक कश्मीरी परिवार, कश्मीरी हिंदू परिवार ही वापस लौट पाया है, तो
क्या वहां का जो माहौल होगा, सरकार आपको लगता है कि उस चीज को लेकर गंभीर है ताकि आप वहां के माहौल को एक्सेप्ट कर पाए? अगर आप वहां जाते भी हैं तो आपको लगता है कि बदला हुआ माहौल मिलेगा आपको? देखिए, मोदी जी से हमारी काफी उम्मीदें बंधी हुई थी। मेरे ख्याल से यहाँ बैठा हर व्यक्ति इस बात को नकारेगा नहीं कि हर कश्मीरी अबॉरिजिन ने, हर कश्मीरी हिंदू ने मोदी जी के लिए जी जान से कैंपेन किया। उनके एजेंडा में भी था और मैंडेट जो आया वो जम्मू क्षेत्र का, कश्मीर क्षेत्र का आया, बीजेपी जम्मू में और कश्मीर में जो पीडीपी आई। मैंडेट के अनुसार उन्होंने एजेंडा फॉर गवर्नेंस सरकार तो बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोदी जी की सरकार से हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वो जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स को अंडो करेंगे जो कि पिछली सरकारें करती आ रही थी, जो कि इग्नोर करती आ रही थी, झूठ पे झूठ जो बुने जा रहे थे, हमारी हिस्ट्री को जो डिस्टॉर्ट किया जा रहा था, उन सब चीजों को एक्सपोज करेगी और अपीजमेंट पॉलिटिक्स से बाहर आएगी। लेकिन उन्होंने इसको अंडू नहीं किया, उन्होंने इसको अपीजमेंट पॉलिटिक्स को आउटडू करा कि हम उनसे ज्यादा कैसे करेंगे। और इस आउटडू के प्रोसेस में उन्होंने पहले से ये तय कर लिया कि हमें कहां पर हमें शायद, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं ऐसे भी संकेत आ रहे हैं, यदि आप इसका गंभीरता से विश्लेषण करें, कि हमें कश्मीरी पंडितों के शायद ये जो पलायन है, ये पलायन अगर मिट ही जाए इतिहास से तो शायद अच्छा ही रहेगा। बहुत बड़ा मुद्दा है जिस तरीके से आपने पलायन की बात की। अगर देखा जाए पिछले 14 सालों की रिपोर्ट ये कहती है कि सीधी तौर पर कश्मीरी हिंदुओं का पलायन नहीं हो पाया। इसकी वजह से कश्मीरी हिंदुओं की संख्या भी कम हुई है, जनसंख्या भी कम हुई है। डॉक्टर कमलेश, आप पूरी तरीके से मानते हैं कि वाकई इस रिपोर्ट में से, अग्निशेखर जी माफी चाहते हैं, बिल्कुल आप मानते हैं कि इसमें इस रिपोर्ट में पूरी सच्चाई है कि 14 सालों में आप लोगों की जनसंख्या भी खत्म हुई है, कम हुई है? उससे पहले मैं ये जी हाँ। ये चल रहा है हाँ। उससे पहले मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा। ये जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना है पीडीपी और बीजेपी में, ये बहुत ही निराशाजनक ही नहीं, ये विश्वासघात था। इसलिए कि इसमें पहली बार जैसे कहा गया, ये कहा गया कि आप खोलिए एजेंडा ऑफ अलायंस, पढ़िए, उसमें कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के लिए क्या कहा गया जी, कि इनको मान सम्मान के साथ वापस ले जाएंगे और वहां री इंटीग्रेट करेंगे उस मुख्य धारा में। री इंटीग्रेट करने के बाद इनको एब्जॉर्ब करने, ये एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखित है कि इनको वापस लेंगे, वहां जोड़ेंगे और उसके बाद इनको विलीन होना होगा। किस मिलियों में? जो पूरा कश्मीर तालिबानाइज्ड हो गया है, जिस कश्मीर ने आपको जहां रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, जो सहजीवन होता है, सह अस्तित्व, उसको नकारा है। exactly. जब आप नकार दिए गए हो कि उन्हें नहीं चाहिए, तो जब सैयद अली शाह गिलानी जैसे जो उनके नेता हैं वो ये कहते हैं कि कश्मीर में सेक्युलरिज्म की कोई जगह नहीं है, सेक्युलरिज्म इज अन इस्लामिक, ये हराम है, और जो आजादी है वो है आजादी बराए इस्लाम, वो इस्लाम के लिए आजादी है, तो उसमें आपकी जगह कौन सी है? जब आप वापसी की बात करते हो तो वो उठ खड़े होते हैं सब कि यहाँ कोएग्जिस्टेंस में आपको रहना। कौन सी वो आपने रिजेक्ट की? तभी तो जब स्मार्ट सिटी की बात आती है तो वही सेपरेटिस्ट उसको गाजा मान लेते हैं। ये अब ये देखिए, क्योंकि वो आपको चाहते ही नहीं वापस। और आप में स्पाइन नहीं है कि कह सकें कि अगर ये देश सच में सेक्युलर है तो फिर आपकी नहीं चलेगी। लेकिन 26 साल हुए, उनकी चलती है। और ये देश में कश्मीरी हिंदुओं का जो पंडितों का इश्यू है, ये केवल कश्मीरी पंडितों का नहीं है, ये भविष्य है इस देश का। जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ होगा, वो पूरे हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि आप मूल मुद्दे से भटक रहे हैं। चाहे वो यूपीए की पुरानी सरकार थी, चाहे वो मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार है, ये भी मूल मुद्दे को एड्रेस नहीं करते हैं, ये अपीज करते हैं और किसी तरह से कश्मीरी पंडितों के इश्यू से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान और भी जुड़े हुए हैं, आपसे भी कुछ जहन में अगर कोई सवाल आ रहा हो, या जिस तरीके से बात गवर्नमेंट को लेकर आते हैं कि गवर्नमेंट गंभीर रहती ही नहीं है, जो
मसला है उससे ही भटक जाती है, जैसा कि अग्निशेखर जी ने कहा भी। आप इसे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हम लोग कहते हैं कि इंडिया में सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे हर धर्म को आजादी है, हर धर्म मिलके रह सके। आपसे सवाल करता हूँ, आप बताइए मुझे, क्या कश्मीर में अगर हिंदू नहीं रह सकते 26 साल से, क्या वहाँ सेकुलरिज्म है? और वहाँ सेकुलरिज्म नहीं है तो वो हिंदुस्तान का पार्ट कैसे है? तो उसको हिंदुस्तान का पार्ट बनाने के लिए, उसको सेकुलर बनाने के लिए आप वहाँ पे कश्मीर हिंदुओं को वापस विस्थापित, मतलब वापस एस्टैब्लिश करिए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कैसे करोगे जब हम जिन घरों को जला दिया, जिन घरों से निकाल मार के भगा दिया, औरतों का रेप हुआ, उनमें से तो आप ले नहीं पाओगे। तो हमारी जो डिमांड है कि आप वहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं के लिए यूनियन टेरिटरी बना के दो। तो मैं चाहता हूँ कि इस देश का, जो मेरे को सुन रहा है पूरे इस चैनल से, हर कोई हिंदू इस देश का इसमें हमारा सपोर्ट दे, जो हमारी संस्था पनन कश्मीर इसके लिए काम कर रही है। और आपके चैनल का भी धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जोत हर तरफ से जगे। बिल्कुल, ये जोत जलनी ही चाहिए, क्योंकि घर बुलाता है। और सीधे तौर पर जैसे कि आपने बोला भी कि जो सिचुएशन है वहां पर, एक इंटीग्रिटी की बात तो हो रही है, लेकिन वो सिचुएशन बन नहीं रही है। क्या आपको लगता है कि धारा 370 भी इसके आड़े आ रही है? कमल साहब। देखिए, धारा 370 तो आड़े आ ही रही है, लेकिन दुर्भाग्य, जिस पॉलिटिकल पार्टी का जन्म से ही ये एक स्टैंड रहा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटना चाहिए, शासन में आते ही सबसे पहले उसी को कंप्रोमाइज किया गया। यहां तक कि मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो दिवंगत चीफ मिनिस्टर रहे, और उनकी बेटी जो अब शायद क्या है ही है, फ्यूचर चीफ मिनिस्टर J&K के है, उनका कथित उनका बयान है कि अब तो आर्टिकल 370 तो है ही नहीं कहीं पे। वो तो हमने तो कन्विंस करा कि इस पे कोई चर्चा भी नहीं होगी। और जो PDP और BJP का एजेंडा ऑफ अलायंस बना, तो उसमें तो आर्टिकल 370 का जिक्र भी नहीं है कहीं पे। उस पर तो ये भी नहीं है कि उस पर थोड़ा डिबेट किया जाए। तो मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो कि एक मुद्दा, जो कि एक आर्टिकल अगर हटे तो शायद फुल इंटीग्रेशन ऑफ J&K विद इंडियन नेशन, इंडियन स्टेट के साथ में हो सकता है। और ये सबसे ज्यादा उम्मीद, सबसे ज्यादा आशा, सबसे ज्यादा ताकत इस सरकार के पास में थी। इनके पास में नंबर्स थे, इनके पास में इसकी विचारधारा थी, इनके पास में इसका कन्विक्शन था। और अगर ये इस कन्विक्शन को ही अपने साथ में कंप्रोमाइज करते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद जितना ही कठिन हमारा वापस जाना लग रहा है, उतना ही कठिन आर्टिकल 370 को भी हटाना वहां पे लग रहा है। चलिए, मैं राजेश कौर जी आपके पास भी आऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक कह लेना पड़ रहा है, और ब्रेक के बाद भी हमारी ये विशेष पेशकश पूरी तरह से जारी रहेगी। और ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जो कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, उन्हें किस तरीके की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, और अब वो उम्मीद क्या रखते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद तो आज हम खास तौर से ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर हम ये समझने की और उस दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे हैं जिसे पिछले 26 सालों से कश्मीर से विस्थापित हुए हिंदुओं ने अपने दिल में दबा कर रखा है। हमारी सरकारें उनके दर्द के बारे में जुबानी साझा तो जरूर करती हैं, जुबानी दवाएं भी लगाती हैं, लेकिन असली जो मरहम है उसका ना तो अभी कहीं कुछ इशारा मिल पाया है, ना ही कुछ निशान मिल पाया है। मेरे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रेक के बाद। और मैं राजेश कौल जी आपसे, जैसे मैंने ब्रेक से पहले जानना चाहा था कि आप 26 साल हो चुका है, आपने अपनी देश की माटी छोड़ रखी है, यहाँ पर किस तरीके की समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ता है? क्या यहाँ पर भी आपकी एक्सेप्टेंसी में थोड़ी सी परेशानी हुई है, या आप कह सकते हैं कि जहां आप रह रहे हैं वो भी आपका अपना हिस्सा है, आप खुले दिल से कह सकते हैं? नहीं, अपना हिस्सा तो है ही, भारतवर्ष तो अपना हिस्सा है ही, लेकिन आपको काफी सारे लेवल्स ऑफ ह्यूमिलेशन के थ्रू गुजरना पड़ा, क्योंकि भारत वर्ष पूरा नहीं जानता था कि वहां पे हम लोगों का पलायन हुआ या हम लोग भागे क्यों, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया। अब उन्हें कैसे बताएं कि कभी हमारी जो जनसंख्या 15% हुआ करती थी, और वहां पर जो एक इस्लामिक जिहाद निरंतर एक सबड्यूड जो चल रहा था 90 से दशक से पहले भी, जिसके की चिन्ह हमें बार बार मिले। 6 पलायन इससे पहले भी हमारे हो चुके हैं इतिहास, यदि आप पढ़ने पलट के देखते हैं।
13 जुलाई 1931 भी उनमें से एक था जिसमें कश्मीरी पंडितों पर लूट किया गया था, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोसीजर था। लेकिन यहां पर उनको हम एक्सप्लेनेशन देते देते थक गए कि हम स्कैटर्ड थे। 5%, 8% की आबादी पूरे कश्मीर में, एबॉरिजिन्स हम हैं, लेकिन पलायन हमारा होता रहा, 47 में होता रहा। और ये त्रासदी उनको हमें ऐसा लगा कि हमें यहाँ जो देश जो है इसको भी जगाने की आवश्यकता है। हमें अपनी मातृभूमि की लड़ाई तो लड़नी ही लड़नी है, लेकिन ये जो देश का नागरिक है, ये मीडिया तो है ही, सोया ही था, लेकिन देश के नागरिकों को ही कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई में हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर आज पूरे भारत का आईना है। पूरे भारत का ही नहीं, ग्लोबल प्रवेश में हम देखते हैं तो जो मैं आपको कुछ चित्रों की ओर ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूंगा। ये देखिए, जब 19 जनवरी 1990 को पूरी कश्मीर घाटी में एक सिंक्रोनस सारी मस्जिदों से एक ऐसा आह्वान दिया जाता है, एक अनलीश किया जाता है, फेयर, थ्रेट, इंटिमिडेशन, स्टोन पेल्टिंग, कश्मीरी पंडितों भाग जाओ, 48 घंटे के अंदर अंदर छोड़ जाओ, या तो आप निजाम मुस्तफा कबूल कर लो। तो वो जो मैं पूछना चाहता हूं, वो जो लोग कहते हैं कि ये आजादी की लड़ाई है, तो आजादी की लड़ाई कैसी? ये कैसी आजादी? बड़ा सवाल ये है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और खासतौर से मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि एक जो नई पीढ़ी अब आई है, 26 साल हो चुके हैं। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की आंख में तो वो दर्द देखते होंगे, लेकिन 26 साल बीतने के बाद आपको लगता है कि आप लोगों को भी मन में कभी आता है कि हमें वापस जाना चाहिए? और अगर आप वहां जाते हो तो आप सोचते हो कि आपको वैसा ही माहौल मिल पाएगा जो दूसरी जगहों पर आपको मिल रहा है? धन्यवाद। हम ज़रूर जाना चाहते हैं वापस, क्योंकि उस जगह के साथ हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, वो सब जुड़ा हुआ है। हमारी यादें, हमारे घर, वो सब जुड़ा हुआ है। लेकिन उसी माहौल में हम वापस नहीं ही जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह से हमें खदेड़ा गया है, हमें निकाला गया है। हमारी माएँ बहनें, उनका रेप हुआ है, हमारे घर जलाए गए हैं। वो सब ऐसे माहौल में हम वापस कैसे जा सकते हैं? हम उन्हीं इंसानों पे कैसे फिर से विश्वास कर लें कि वो इस बारी हमें कुछ नहीं करेंगे? इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक अलग पनन कश्मीर, हमारा कश्मीर हमें मिले, एक अलग यूनियन टेरिटरी जहां पे आर्टिकल 370 ना हो, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता हो। हम ऐसी जगह जाएं जहां सब लोग वेलकम हो। लेकिन कई ऐसे युवा हैं जो बीच में, मुझे याद है कुछ युवाओं ने कहा कि अगर पनन कश्मीर बनता भी है तो जिस तरीके का एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट हमें दूसरी जगहों पर मिलेगा, जरूरी नहीं है कि हमें वहां मिल पाए। तो इस सोच को कैसे हटाएंगे? देखिए, अगर हम ये देखें कि कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, आपको शायद हास्यास्पद लगे, लेकिन कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी का कोई वीसी, कोई बड़ी से बड़ी पोस्ट पे एक कश्मीरी पंडित होता है। तो हम इतने लिटरेट कम्युनिटी हैं, और अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें एक नई सिटी बनानी है, तो सिटी कभी भी सरवाइव नहीं कर पाती है विदाउट एम्प्लॉयमेंट। एग्जैक्टली। तो अगर आपके पास वहां पे आप सिटी प्लान करते हैं, आप यूनियन टेरिटरी प्लान करते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का एग्जांपल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सरवाइव नहीं करी है, वो बेस्ट सिटी है वर्ल्ड की। तो हम एक और सिटी ऐसी क्यों नहीं बना सकते? यानी एक सोच में भी बदलाव चाहिए, वो जरूरी है। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग मेहमान भी हैं। अब आप लोगों ने तो वो लम्हा देखा होगा, वो उस दशक में जो हुआ। मैं चाहूंगी कि आपके शब्दों में अगर कुछ ऐसी चीजें याद आ रही हूँ, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी सर। कोई ऐसे? धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल ने से। ये जो हमारे देश का, पूरे भारतवर्ष जो जितने भी प्रांत हैं, मेरे ख्याल है उनमें किसी को भी पता नहीं कि कश्मीर में क्या हुआ है अभी तक। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल से, सबसे, मीडिया से, कि वो देशवासियों को बताएं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को क्यों बाहर निकाल दिया गया, किस वजह से, वहाँ क्या चल रहा है अभी तक। तो ये मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा
ये होगा। बिल्कुल। सर अगर मैं उस रात की, जो खास तौर से कहा जाता है कि एक ऐसी रात थी जब सोना तो दूर, आप लोगों के लिए बस भागने के लिए रास्ता देखना था, क्या वो याद आपके ज़हन में ताज़ा है? अगर आप साझा कर सकें तो। मुझे बिल्कुल याद है, जबकि बहुत सी गाड़ियों में वो गए, वो जो निंद्रिश का वो है जगह है, तो पर एक बार ये जो हमारे वैली है निंद्रिश की, लगदद की, तो वहाँ से जब लोग आए तो वो बड़े चमखम से उनसे दुआ मांगने आए थे कि यहाँ पर ये ख़त्म हो जाए और हमारा राज रहेगी। पर हुआ क्या, ये मेरा पूरा ये डायलॉग जो उसने कहा, एक मुसलमान ने कहा कि उसने इजाज़त नहीं दी, कहा कि यहाँ पर जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उस जुलूस मैंने देखा जो चाडूरा जाता था, चार शरीफ, तो वो जुलूस मैंने अपनी आंखों से देखा है, और पाकिस्तान की नहरें चल रही थी, दिल दहलाने वाले, वो इस वक्त भी मेरे में एक पुलकित करते हैं, मेरे में एक फिर कंपन पैदा करते हैं। और हमें देखता हूँ कि ये जो सब कुछ है किसी को हिंदुस्तान में पता नहीं, वो यही कह रहे हैं कि आप क्यों भाग गए, और कोई इनको यही जवाब नहीं देता है कि हम क्यों भाग गए। बस ये अगर वो समझें तो शायद हमारे साथ एक जस्टिस होगी। बिल्कुल जस्टिस की। और आप जब यकीन मानिए कि जब इन बातों को सामने रखा जा रहा है तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सोच रहे हैं उस वक्त क्या हुआ होगा जब जबरदस्ती लोगों को अपना घर छोड़कर, अपना आंगन छोड़कर, अपना देश छोड़कर, अपनी मिट्टी छोड़कर भागना पड़ा हो। सर आपके जहन में कोई उस वक्त की कोई ऐसी याद जो बाकी? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप चैनल को देना, क्यों उन्होंने आप मुद्दा किया हमको यहाँ आने पर अपने दर्द बनाने के लिए। मैं छानेपोरा में नया नया गया था, तब को मुझे रात को बोला गया, पंडित जी यहाँ से भागो, बोर्ड लगाया ऊपर, आप मुखबर हैं या आप यहाँ से निकले। तो मैंने देखा मेरे सामने मिस्टर टिक्कू, उसको गोली मारी गई हवा कदल में, और वहीं वो क्वार्टर में रहता था, उसको लाश उठाने के लिए नहीं दिया। और ये जो सेक्युलरिज्म है नेहरू जी का, ये बिल्कुल झूठ है। हिंदू को मारा वो सेक्युलर है, मुसलमान को मारोगा क्रिमिनल है। ये आज की बात नहीं है। आज मैं परसों हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ता है, मेरा फ्रेंड वहाँ दिल्ली में रहता है, उसने मुझे फोन किया, परहान सुखा मैं क्या वो दिखे, आज से पहले की बात हो गई थी कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, बट मजार वहां पर हिंदुओं को दफनाया रैनावाड़ी में, तो फिर कहे मुसलमान मर गए। झूठा सारा। और वो क्या हुआ, वो भी चाहते थे हम अलग हो जाए, हमारे अपना पन कश्मीर जैसे, जहाँ हमें आज़ादी हो, जब हमारे ये बहनें, हमारी लड़कियाँ, हमारी माँ, हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे आ गया। हम भीख मांगते नहीं हैं, हम किसी के पास जाते नहीं हैं, हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, हम शर्माते नहीं हैं। लेकिन ये जो सेक्युलरिज्म है नेहरू जी का, ये बिल्कुल झूठ था, ये सेक्युलर नहीं है, ये सिर्फ प्रोटेक्शन था मुसलमानों के लिए। बिल्कुल, तो यही सबसे बड़ी वजह थी, और ये वजह आज तक सामने लाने की कोशिश तो होती रही, लेकिन उसको सही तरीके से रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं हुई है। मैं विजय जी आपसे समझूंगी एक चीज की, जो कुछ भी हुआ, जब ये चीजें बातें हो रही थी तो मुझे पता है आप लोगों पर क्या बीता होगा, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हुए थे। लेकिन जब हम सरकारों की बात करते हैं, 2008 में प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना की शुरुआत तो जरूर की गई थी, और शायद उस पर 1600 करोड़ के लगभग का बजट भी रखा गया था, कोशिश तो हुई थी, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, वजह क्या रही? इम्प्लीमेंट तभी होता है कोई चीज जो प्रधानमंत्री जी ने जो उस समय किया था, अनाउंस की थी, एक पैकेज करी थी अनाउंस। मुझे नहीं लगता कि किसी भी कश्मीरी पंडित ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था उस समय। तो जब हम एक्सेप्ट करेंगे उसको तभी तो कश्मीरी पंडित वापस जाएगा ना। वजह यही थी कि उसमें था क्या, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। हमारी डिमांड शुरुआत से रही है, जब हमें वहां से
निकाला गया था, उखाड़ दिया था, वो उखाड़ दिया गया था। हमने शुरुआत से 92, 93 से ही डिमांड करी थी कश्मीरी पंडित तभी वापस चला जाएगा, तभी अपने स्टेट में वापस जाएगा जब हमें सेपरेट होमलैंड मिलेगा, जिसमें हमारी हिंदुस्तान की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, यूनियन टेरिटरी के रूप में। सब आपने सुना होगा, अभी तक सबने यही बोला है कि हमारी यूनियन टेरिटरी की स्टार्टिंग से डिमांड रही है। जानना यही हमें क्यों मांग रहे हैं, इसमें क्या कारण है? कारण बहुत है इसमें, आपको खुद मालूम है, सब मीडिया वाले सबको पता है कि ये आज तक वैसे दिखाए नहीं। दादरी में एक मुसलमान को मारा गया, कश्मीरी पंडित जितने भी मारे गए आज तक, किसी के ऊपर आज तक जितने भी मिलिटेंट थे जिन्होंने टीवी चैनलों पे, आपके माध्यम चैनलों पे उन्होंने इकरार किया है कि हमने इतने मारे हैं, हमें मालूम नहीं है। अगर आज तक अगर एक भी आदमी को किसी भी कोई भी जुर्मवार करार नहीं दिया गया था आज तक। अगर मुझे ये नहीं मालूम है कि मेरा कातिल कौन है, मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरे भाई का। जिस टिकलाल टिपलू को वहां पे गोली से मारा गया, जब मेरी बहन को वहां पे उखाड़ दिया, मार के पहले रैप किया गया, फिर मार दिया गया, ऑन स्पॉट मार दिया गया। जब मुझे उस कातिल का, उस जुल्म जिसने मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी माँ के साथ जुल्म किया, जब उस कातिल को ढूंढने की कोशिश नहीं की जाएगी, जब एक हमारी जो सरकार है आज की डेट में या पहले रही है, आज तक इन्होंने एक एसआईटी तक, हमारी एक छोटी सी डिमांड, एक एसआईटी की हमने डिमांड करी थी, वो एसआईटी तक आज तक इन्होंने नहीं बनाने की कोशिश करी, तो क्या उसी कंडीशन पे क्या कश्मीरी पंडित वापस चला जाएगा? तो ऐसे में ये वजह क्यों है? इतना सब होने के बावजूद, जब प्रूफ भी है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार इसे जेनोसाइड की श्रेणी में भी रख चुका है, तो इसमें इतना हीलाहवाली होती क्यों है? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2 बार स्टेटमेंट दिया जी। पूर्व जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी ने कहा कि ये जेनोसाइड जैसी स्थितियां हैं। दूसरी बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे जस्टिस आनंद सेठी, उन्होंने कहा कि ये तो जानवरों की जिंदगी है, एनिमल एग्जिस्टेंस है। उसके बाद भी अगर सरकारों पर जो नहीं रेंगती है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है क्यों? क्योंकि वही क्यों है जो 26 साल से हम पूरे देश में इस सवाल को उठाते हैं कि इसको एड्रेस करिए, इस पे किए। सरकारें बचती हैं, सरकारें बचती हैं क्योंकि इनके जो आडंबर हैं, इनके जो सेक्युलर इक्वेशंस जो इनके चेहरे और ये मुखौटे बना के रखे, वो गिरते हैं। ये जो कश्मीरियत है, ये फार्स है। अगर कश्मीरियत सच्ची होती तो हम यहाँ क्यों होते 26 साल से? बिल्कुल। अगर 370 कश्मीरी आइडेंटिटी को बचाने के लिए बना है, जो कि झूठ है, तो हम कश्मीर के पार्ट हैं, तो हम बाहर क्यों हैं? तो ये जो मूल प्रश्न है कि आपको निकाल बाहर किया गया, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं उन्हीं के कुछ 1-2 नारे आपको सुनाता हूं। उसमें पूरा मैनिफेस्टो है उस मूवमेंट का, जिसे गिलानी, सैयद अली शाह गिलानी कहते हैं कि आजादी बराए इस्लाम। ये इस्लाम के लिए सीधा सीधा, और हम लाग लपेट करते हैं। ये कहते हैं यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा। जब निजाम मुस्तफा जहां चलेगा तो वहां आप कैसे रह सकती हैं? पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कौन सी आजादी है? ला इलाहा इल्लल्लाह वाली आजादी है। तो लेकिन ढकोसला है कि ये कश्मीरियत है, आजादी ये नहीं है। जबकि रिजेक्ट हुआ है तो आप कैसे रह सकते हैं? मूल सवाल ये है। जो पैकेज की आपने बात की, आपने पैकेज दिया जब आप यूपीए सरकार की आपने कहा, और जिसमें आप आज भी तक जानते हैं कि केवल एक कश्मीरी पंडित गया है, कोई नहीं गया। हालांकि आपने दाना फेंका कि 7 लाख रुपए देंगे, फिर भी कोई नहीं गया। अब आप कहते हैं 20 लाख देंगे, फिर भी कोई नहीं गया। अभी आप हो सकता है कहेंगे 50 लाख, फिर भी कोई नहीं जाएगा। तो क्या कारण है? कारण ये है कि यहां रिजेक्शन हुआ है, आपको निकाल बाहर किया गया है। और जब तक कि आप उसको एड्रेस करने के बाद ऐसी व्यवस्था, जिसे हम कहते हैं कि हमारे लिए एक स्थान, एक जगह विशेष दो हमको, जिसे हम अलग होमलैंड कहते हैं, जिसे हम यूनियन टेरिटरी, जैसे आपने इन्होंने कहा, इस बच्ची ने कहा कि अंदर एक चंडीगढ़ बनाओ, अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ये बनाओ, पौंडीचेरी बनाओ।
तो वहां जाकर के वहां कोई आर्टिकल 370 नहीं होगा, वहां आप रह सकते हैं, हम रह सकते हैं। हाँ। तो ऐसे में जब तक कि आप सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, तो कैसे वापस? मैं कहता हूं आपसे कि आपने 26 साल में किसी को दंडित नहीं किया, मैं आप पर विश्वास क्यों करूं, सरकारों पर विश्वास क्यों करूं? आपने एक बिट्टा कराटे जैसा आतंकवादी जिसने 22 कश्मीरी पंडितों को मारा और कहा कि फिर मैं भूल ही गया गिनती, उसको आप खुला छोड़ रहे हैं। आप यासीन मलिक जैसे पेशेवर आतंकवादी को यहां दिल्ली में कहते हो कि ये यूथ आइकन ऑफ इंडिया है, आप शबीर शाह को कहते हो ये नेल्सन मंडेला है, आप अफजल गुरु को भगत सिंह के साथ तुलना करने वाले लोग यहां मौजूद हैं। तो जैसे ये शर्म की बात है इस देश में जो सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाई गई। कश्मीरी पंडित 5000 साल के इतिहास वाला, इससे बड़ा सेक्युलर कोई नहीं है आज की तारीख तक भी। इसलिए अगर आपने सेक्युलराइज करना है कश्मीर को, अगर आपने भारत में फिर से सेक्युलरिज्म पर आस्था जमानी है, तो आपने सेक्युलर वैल्यू सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए कश्मीर घाटी के अंदर एक अलग होमलैंड कश्मीरी पंडितों के लिए बनाना, जहां देश भर के सभी लोग को खासतौर से इस मसले को ध्यान में रखना होगा। अगर कांग्रेस के कुछ मेहमान, कुछ नेता अगर इस बात को समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो ये भी समझिए कि ये है सहिष्णुता। आप जिस तरीके से इंटॉलरेंस और असहिष्णुता को लेकर तमाम हो हल्ला करते हैं, कहना चाहिए कि सहिष्णुता की जो असली पहचान और परिभाषा कोई देता है तो ये कश्मीरी हिंदू देते हैं। वाकई आपको नमन है। मैं राजेश कौल जी, जब हम यहाँ आने की बात कर रहे थे, जब आप लोग यहाँ वापस आए हैं, तो जैसे कि मैंने उनसे पूछा था कि अब यहाँ की जो पीढ़ी है, 26 साल के बाद की जो पीढ़ी है, वो अगर कश्मीर में स्थितियां ठीक भी हो जाती हैं तो वो जाना पसंद नहीं करती हैं। कुछ ऐसा है कि उनका ये कहना होता है कि शायद वहां पर अगर, हालांकि आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, आपने बातें कही सही, लेकिन कुछ हद तक एक डर जो है, एक डर वहां पर ISIS का भी एक कम से थोड़ा सा कभी कभी झंडे जो लहर जाते हैं, या जो सेपरेटिस्ट है, वो सब मिलकर क्या आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे जो यूथ यहाँ से जाना चाहता होगा? आज की डेट में मैं ये सारे जितने भी मिथ फैलाए जा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की फ्यूचर जनरेशंस नहीं जाना चाहती हैं, या वो अब उनमें से कुछ लोग अच्छे जॉब्स में हैं तो क्यों जाना चाहें, वो सब छोड़ के, एक तो मेरी बहन ने पहले ही बताया कि हम जाना चाहते हैं, लेकिन आप विश्वास तो वहां पे पहले सब आप वैसा वातावरण तो बनाएंगे। डॉक्टर अग्निशेखर जी ने जैसा बोला, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तो बना लीजिए हमारे। जब आप भारत को कश्मीर में बसाएंगे, कैसे बसाएंगे? हमारे लिए होमलैंड क्रिएट करके यूनियन टेरिटरी का आप उसको स्टेटस दे दीजिए। आप देख लीजिए हमारे जाने के बाद वहां पे सारी की सारी इकोनॉमिक व्यवस्था भी कैसे चार चौबंद होगी और कैसे हम उसको शिखर तक लेके जाएंगे। जाना हमें है, हम मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, तभी हम युवा, आज आप देखेंगे मेरे सामने इतने यूथ फॉर कश्मीर के हमारे साथी हैं बैठे हुए, ये हर मोर्चे पे अपनी आवाज बुलंद करते हैं, कभी पीछे नहीं रहते हैं। और ये जो मसला है, अनुपम खेर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो दर्द है इसको दबाना नहीं है, इसको जगा कर ही रखना है, तभी हम अपने होमलैंड पे वापस जा पाएंगे। आप समझते हैं कि कुछ? नमस्कार, आपके मेरा नाम संजय खोल है, मैं कश्मीर समिति का सेक्रेटरी हूँ। आपने कहा था कि वापस जाने के लिए यानी नहीं तैयार है। कहने का बात है कि पैकेज में बच्चे हमारे गए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, मगर किस तरीके से कर रहे हैं, अगर उनका तरीका देखा जाएगा तो आप हैरान हो जाओगे। एक ही कमरे में 4 फैमिलियां रखी गई हैं, लेडीज है, उसको अपने वहाँ के टीचर जो हेड मास्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उस टीचर को प्रॉब्लम हो जाएगी कि कपड़े कैसे पहनने हैं, किस तरीके से रहना है, किस माहौल में रहना है, उनसे पूछा करिए। वो एक हिंदू आपको कभी लगेगी नहीं कि वो हिंदू है, एक मुसलमान लेडी लगेगी, कि अगर वो उस तरीके से नहीं रहेगी तो उसके खतरा बहुत बढ़ जाएगा। वहाँ रहने का तरीका ही नहीं है। और वहाँ अभी तक 4 चीफ मिनिस्टर बने हैं, आप फारूकुल्लाह लीजिए, उसके बाद मुफ्ती साहब बने, उसके बाद गुलाम नबी आजाद बने, उसके आज इन चारों ने भी क्या किया। अब महबूबा मुफ्ती है, वो भी क्या करेगी, क्या पता वो हमें क्या किस तरीके से ट्रीट करेगी। हमारी जो हालात है दिन से दिन खराब हो रहे हैं, हम दिन से दिन पीछे हो रहे हैं। 1990 से लेकर हम खाली हमारे बाल सफेद हो गए हैं, हमारा शरीर है, दिल हमारा वहाँ है, शरीर यहाँ है। हम दिल से उनको वहाँ जाना चाहते हैं, मगर किन हालातों में, विश्वास किससे करें, वहाँ लेके हमें क्या मरवाने के लिए ले जाना चाहते हैं। हाँ, अब हमें मोदी जी पर बड़ा विश्वास था कि वो हमें वापस ले जाएंगे,
उनको भी 1.5-2 साल हो गए, अभी तक वो सोच रहे हैं कि हम, उनको तो 15 दिन तक नहीं लगना था इसको, आज वो 2 साल से वेट कर रहे हैं कब इनको ले जाए। चलिए, एक उम्मीद है वैसे कुछ यूथ भी है, लगता है आपको माहौल मिलेगा। मेरा नाम अमित वली है, मूल निवासी हवा का दिल, कश्मीर, श्रीनगर। जब मैं 1.5 साल का था तो मेरे परिवार वालों ने अपनी सुरक्षा के लिए सब बोरिया बिस्तरा बांधा और हम वहां से पलायन कर बैठे। जब बात आती है हमारे कश्मीर वापस जाने की, तो सबसे पहले धारा 370 के लिए मैं कुछ कहूंगा। एक महान नेता हुआ करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने इसको हटाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर दिया। आज वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में शायद उनका बलिदान जो है वो कहीं खो गया उनका। दूसरी बात, जब भी इलेक्शन आते हैं तब पॉलिटिकल पार्टी हिंदुओं की सहानुभूति के लिए कश्मीरी पंडितों को आगे करती हैं। और इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा, अभी हाल ही में मोदी जी ने एक 80 मिनट का भाषण दिया कश्मीर में, श्रीनगर में। वहां पे उन्होंने 8 मिनट भी कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं कहा, 8 सेकंड भी नहीं, 8 शब्द भी नहीं थे कश्मीरी पंडितों के लिए। ये सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स है जो कि हमें वापस जाने से बचा रही है, वापस नहीं जाने दे रही है। सर, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, जैसे मेरे भाई ने कहा, मैं एक प्रश्न पूरे देश जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं उनसे एक सवाल है मेरा। जब आप उत्तराखंड बना सकते हैं उत्तर प्रदेश से, आप झारखंड बना सकते हैं बिहार से, आप छत्तीसगढ़ बना सकते हैं, आप तेलंगाना बना सकते हैं, कश्मीरी हिंदुओं का वोट बैंक नहीं है तो आप उनके लिए एक यूनियन टेरिटरी जिसे हम पनन कश्मीर बोलते हैं वो नहीं बना सकते। मैं सुदर्शन टीवी से एक अपील करना चाहता हूं यहाँ के डायरेक्टर से कि एक हैशटैग चलाएं, एक पनन कश्मीर का, और हम देखें कि पूरा रिस्पॉन्स देशवासियों का क्या आता है। ये मेरा एक आपसे एक निवेदन है। बिल्कुल, और हम आपको बता दें कि इस तरीके से हम ये मुहिम चला भी रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको आपका घर वापस मिले। कमल साहब के पास बहुत देर से नहीं आई हूँ। कमल साहब, मुझे खांसी भी इसलिए आई क्योंकि जिस तरीके से सर ने बोला कि हमारा शरीर यहाँ पर है और जान नहीं बसती है, तो मेरा गला भी थोड़ा सा डूल गया क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि घर से दूर रहना किसे कहते हैं। ऐसे हालात में सरकारों से आप उम्मीद कर रहे हैं, इस सरकार से भी आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्या उम्मीद पीडीपी के रहते हुए की जा सकती है? उम्मीद तो अब हम तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किससे उम्मीद करें, किससे हम होप रखें। पीडीपी तो दूर की बात है, हम तो बीजेपी से भी अपनी उम्मीद खो चुके हैं। बात चली कि देश का प्रधानमंत्री देश के किसी भी कोने में विदेशों की धरती पे जाके अपने भाषण के समापन पे जय हिंद का नारा लगाते हैं और कश्मीर में जाके वो भूल जाते हैं। एक बार नहीं, 2 बार। अगर देश के प्रधानमंत्री कश्मीर में जाके डर जाते हैं, मैं तो साफ साफ बोलूंगा कि डर जाते हैं कि वहां पे भारत माता की जय कहे या जय हिंद का नारा लगा दें, तो हम कैसे एक फेथ, एक आस्था उन पे बना के बैठे रहे कि यार ठीक है, होप तो है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। पहले वो अपनी टांगे जरा मजबूत करें, अपने घुटने मजबूत करें, फिर हम शायद उनके ऊपर फेथ रखें। डॉक्टर शेखर, मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में ये बात जाए जो हम अनुभव से कहते हैं जी। और ये हमारे पॉलिटिकल थिंकर जो हमारे चिंतक हैं, एक डॉक्टर टेंग साहब, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की, उसको समअप किया है कि कहा कि जो भारत का राजतंत्र है, राजतंत्र ही विमुख है भारतीय सभ्यता के, यानी इंडियन स्टेट इज एट क्रॉस विद इंडियन सिविलाइजेशन। इसीलिए आपको हम नहीं चाहिए, आपको यासीन मलिक चाहिए, आपको अग्रवाली चाहिए। अगर हमारा राजतंत्र ही सभ्यता को नहीं समझ पाएगा, सभ्यता को भूल जाएगा, तो फिर हम अपनों को अपने में आत्मसात कैसे कर पाएंगे? यही सोचने का विषय है, इस उम्मीद के साथ कि एक लौ जलेगी और घर वापसी जरूर होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।